बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। बोलना की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो लोग देश का हित चाहते हैं, देश के बारे में सही सोचते हैं, देश को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं, अगर आप इन विषयों पे बोलते हैं तो देशद्रोही नहीं है। आप इन विषयों पे नहीं बोलते हैं तो देशद्रोही। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये सर्टिफिकेट बांटने वालों की आवश्यकता नहीं है। यह स्वतः आप अपनी योग्यता निर्धारित कर लीजिए कि अगर देश की हालत खराब है, देश की स्थिति को बेहतर करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारियों को तय करने के लिए अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप देश के हित में नहीं बोलते, आप देश के हित में नहीं सोचते। सवाल यह है कि ये जो रेल की दुर्घटना हुई है, ये सामान्य दुर्घटना नहीं है। अगर एक स्थान पर 3-3 गाड़ियां लड़ जाएं और इस कदर दुर्घटना हो जाए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाएं, वो तो भी तब जब आप ये दावा कर रहे हैं कि आप रेल यात्रा को सुरक्षित करने के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं रेल मंत्री जी को सुन रहा था और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि एक आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है मोदी जी ने रेल की व्यवस्था में, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, क्रांतिकारी सुधार हुआ। ये भी 2-3 दिन पहले का ही दावा उन्होंने किया। और रेल मंत्री जी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, बहुत काबिल आदमी है और अपनी विशेषज्ञता की वजह से ही प्रधानमंत्री जी ने उनको रेल मंत्री के रूप में स्थापित किया था, अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। और आपके इस दावे के बाद इस तरह की बड़ी दुर्घटना हो जाए और आप इसकी जिम्मेदारी न तय करें, यह केवल यह बताता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था के प्रति आपका रवैया क्या है। अगर आपने रेल के बजट को आपने जो राज्य का देश का मेन बजट था उसमें शामिल कर दिया, ठीक है, हो सकता है कि आपको अच्छा लगता हो कि यह करने से कुछ बहुत गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा, वो तो दिखा नहीं। लेकिन आपने किया, आपको करना था, आपने कर लिया। उसके बाद जो कुछ भी रेल में हो रहा है, अगर आप रेल की गतिविधियों को देखेंगे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा कि यह दुर्घटना कैसे होगी। जिस तरीके से रेलवे में सुरक्षा को लेकर के, रेलवे के संचालन को लेकर के, रेलवे की पटरियों को व्यवस्थित रखने के लिए उनके लगातार रख रखाव के जो तौर तरीके रहे हैं परंपरागत रूप से, उनमें कितनी कमी आई है, आप अपने स्तर से इसकी जानकारी कर लीजिए। अगर आप रेल यात्रा कीजिए, अगर आप दिन में यात्रा कर रहे हैं तो ऐसा शायद कभी होता हो कि उन रेल की पटरियों पर रेलवे के इंजीनियर्स अपनी वो गाड़ी लेकर दौड़ते दिखाई पड़ते थे और वह रेल गाड़ियों की पटरियों को चेक करते थे। यह दृश्य अब लगभग गायब है, आपको दिखेगा ही नहीं। निजीकरण को जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यह आपको लगेगा कि आप पूरी की पूरी व्यवस्था के प्रति कितना आपका लचीला और अगंभीर रवैया है। आप देखिए कि जो ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का एक कार्यालय होता था, एक विभाग पूरा का पूरा सरकार ने बनाया था कि जो रेलवे लाइनें बिछेंगी उनके विद्युतीकरण के लिए एक पूरा का पूरा विभाग था। उसका मुख्यालय आज के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज और कल के इलाहाबाद में होता था। धीरे धीरे उसके पूरे उस कार्यालय को विघटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यानी कि जो काम यह एक कार्यालय को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप विद्युतीकरण करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे, समय के अनुसार उस कार्य को पूरा करेंगे, इस विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अब केंद्रीकृत किया जा रहा है। यानी कि रेलवे के परंपरागत जोन है, जो रेलवे के सभी काम देखते हैं, वो विद्युतीकरण का भी काम देखेंगे। गोया कि आप जो वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं, उस वैकल्पिक व्यवस्था में गुणवत्ता कहीं नहीं। उस वैकल्पिक व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने की कोशिश नहीं है कि रेलवे का संचालन और रेल की यात्रा सुरक्षित हो। और यह बात इस आधार बने, यह कपोल कल्पना नहीं है। इस पूरी की पूरी सरकार ने नई रेलगाड़ियों को चलाने पर रोक लगाई कि हम रेलगाड़ियां नहीं चलाएंगे। रेल की जो वर्तमान व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेंगे और जो रेलगाड़ियां चल रही हैं उन रेलगाड़ियों को हम व्यवस्थित करेंगे। आप रेल बजट में देखिए, नई रेलगाड़ियों की घोषणाएं बहुत ही कम होती हैं जब से सरकार 2014 से सरकार आई, और घोषित रूप से उन्होंने कहा कि हम नई रेलगाड़ियों को चलाने को प्रोत्साहित नहीं करें। बहुत अच्छा है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि नई रेलगाड़ियों को चलाए बगैर
आप रेलवे की जरूरतों को, रेल यातायात के आम जनता की जरूरतों को पूरा कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपकी समझ, आपको मुबारक हो। लेकिन आपने वंदे भारत गाड़ियों को बहुत खूब चलाया। ये वंदे भारत गाड़ियां कौन है, किनके लिए चलती हैं गाड़ियां? यह सामान्य भारतीय नागरिक के लिए नहीं चलती। रेलगाड़ियों की यात्रा इसलिए की जाती है कि रेल की यात्रा सस्ती मानी जाती है, सुगम मानी जाती है, और आप अपने साजो सामान के साथ उसमें यात्रा आप कर लेते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे कंसेप्ट के विपरीत यह वंदे भारत रेलगाड़ियों का संचालन है। वंदे भारत रेलगाड़ियां समाज के विशिष्ट लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो महंगी रेल यात्राएं उनका खर्च जो है वहन कर सकते हैं, जो सड़क मार्गों से भी लंबी लंबी दूरी यात्रा तय कर सकते हैं, जो सड़क मार्गों पर एक वाहनों को अपने लिए किराए पर लेकर के उन यात्राओं कर सकते हैं। ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अब सामान्य के मतलब बहुसंख्यक जनता। अब आप रेलगाड़ियों के जो अनारक्षित गाड़ियों में यात्रा, डिब्बों में यात्रा करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या आप देख लीजिए। वो कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो अपने आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण इस चिल्लाती गर्मी में बसों के छत पर बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर है, क्योंकि गाड़ियों में जगह नहीं है, गाड़ियां उपलब्ध नहीं है। और यह सरकार वंदे भारत गाड़ियां चलाने के लिए निजी के लिए उत्साहित है। 35 या 75 हाँ, आजादी के 75 वर्षों में आपने 75 गाड़ियां चलाने की घोषणा की। और इन गाड़ियों को चलाने की जल्दी आपको कितनी है कि अगर मैंने जितने डिब्बों से मेट्रो ट्रेन चलती है उतने डिब्बों की वंदे भारत गाड़ियां चला दी गई। 8 डिब्बों की वंदे भारत गाड़ियां चला दी गई, 10 डिब्बों की वंदे भारत गाड़ियां चला दी गई। क्या 10 डिब्बे और 8 डिब्बे और 7 डिब्बे के लिए रेलगाड़ियां जानी जाती है? मतलब आप केवल गाड़ियों की गिनती आपको गिनानी है, और वह भी जो आपके लक्ष्य थे उनकी तुलना में आज की अगर आपकी उपलब्धि देखी जाए तो वो कहीं बैठती ही नहीं है, उसका उल्लेख भी नहीं कर सकते। गोया कि नई रेलगाड़ियों के संचालन को लेकर के जो आपका रवैया है वह आम जो नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उसके हितों के खिलाफ है। बिल्कुल। आम जो भारतीय रेल यात्री है उसके उनकी सुविधाओं को आपने ध्यान में नहीं रखा है। जो आम भारतीय रेल यात्री है उसकी आर्थिक स्थितियों को आपने ध्यान में नहीं रखा। यह आपका रेल यात्रा के बारे में, रेल की सुरक्षा के बारे में इस सरकार का रवैया है। आप अब सुरक्षा की स्थितियों को आप देख लीजिए। सुरक्षा की स्थिति यह है कि मतलब आप केवल यह कह सकते हैं, अगर आप पूरे के पूरे स्थितियों का आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको लगेगा कि सुरक्षा, समय पालन, क्वालिटी यात्रा और रेल यात्राओं में उसकी सुविधाएं, उसमें लगातार गिरावट आई है। रेल, आप इसका अनुमान इससे आप लगा सकते हैं कि रेल से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की संख्या और नए भरे जा रहे कर्मचारियों की संख्या में कोई तालमेल नहीं है। अगर आपका यह रवैया होगा तो आप यकीन मानिए कि आप इन रेल यात्रा को आप सुरक्षित नहीं बना सकते। सुरक्षा कोई एक दिन की चीज नहीं होती है। सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसका नियमित अगर आप पालन, नियमित रूप से आप उसकी देखरेख आप नहीं करेंगे तो आप रेल यात्रा को सुरक्षित, किसी भी यात्रा को आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। और खासतौर से तकनीक पे आधारित इस रेल यात्रा को आपने जो टाइटल दिया है कि देश के बिगड़ने की हालत के लिए जिम्मेदार कौन, निश्चित रूप से आज की इंतजामिया। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ